क्योंकि जिस तरीके से लगातार इजराइल और अब लेबनान के बीच जंग नजर आ रही है, उसमें हिजबुल्लाह जो है वो लगातार हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इजराइल पर सबसे बड़ा हमला लगातार जो है वो कर रहा है हिजबुल्लाह का जबरदस्त वार नजर आ रहा है। इजराइल के हाइफा पर यह अटैक किया गया है। हाइफा पर चौतरफा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है और एफ्रो शहर में भी हमला किया गया। हवाई हमले में 4 की मौत की पुष्टि जो है वो हुई है। इसके अलावा 90 से ज्यादा रॉकेट्स जो है उनसे अटैक किया गया है। लेबनानी सीमा से रॉकेट अटैक जो है वो लगातार जारी है। रमत डेविड एयरफोर्स बेस को टारगेट बनाया गया था, जिस एयरफोर्स बेस से इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक्स जो है वो किए गए थे। 24 घंटे में 250 से ज्यादा रॉकेट अटैक जो है वो किए गए हैं। इजराइल की सेना के ठिकानों पर हमला जो है वो लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से जारी है और मोसाद के ठिकानों को भी टारगेट जो है वो किया गया है। तो बदला लेने की जो धमकी हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह ने दी, वो अब हिजबुल्लाह करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो है रॉकेट से हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इजराइल इस वक्त 4 तरफ से जंग के मुआयने पर नजर आ रहा है। एक तरफ जहां लगातार युद्ध की स्थिति में बीते 11 महीनों से वो गाजा में तमाम हमास के आतंकियों का सामना कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोह की है और अब हिजबुल्लाह के साथ भी युद्ध की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। तो किस तरीके से ये जंग जो है वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और क्वाड शिखर सम्मेलन में भी इसको लेकर जो है बातचीत होती हुई नजर आई, जहां बिना नाम लिए जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही हो सकता है। जो किसी भी समस्या का समाधान है वो युद्ध नहीं है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में भी इस मामले की गूंज जो है सुनाई दे रही है। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरफ लेबनान और इजराइल के बीच का ये संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। और कर्नल टीपी त्यागी जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड। कर्नल बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नल त्यागी जी, सबसे पहले तो सवाल यही है कि एक तरफ 1 साल पूरे होने को है जहां इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा में हमास के साथ युद्ध लड़ रही है, तो वहीं ऐसा लग रहा है कि 1 साल पूरे होने से पहले ही एक और न्यू वॉर फ्रंट जो है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा, ऑफिशियल तरीके से, वो लेबनान। जी, इस वक्त इजराइल पर 7 फ्रंट से हमले हो रहे हैं। उसमें वेस्ट बैंक भी शामिल है, उसमें ईरानी मिलिशिया इराक में है वो भी शामिल है, उसमें ईरानी मिलिशिया जो सीरिया में है वो भी शामिल है, और हमास, हूती और हिजबुल्लाह तो शामिल है ही। और हिजबुल्लाह ने कल रात से अब तक लगातार इजराइल के हाइफा पोर्ट में और वहां के शहरों में, रिहायशी इलाकों में लगातार हमले, रॉकेट दाग रहा है। ठीक है, हिजबुल्लाह ने जो ये कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उससे पहले इजराइल ने 2-3 दिन तक तो वहां पे डिजिटल स्ट्राइक की, यानी कि उसके पेजर्स में, उनके रेडियो सेट्स में, उनके वॉकी टॉकीज में हमले कराए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और फिर उसके बाद एयर बम्बार्डमेंट किया, और एयर बम्बार्डमेंट ऐसा किया पहली बार बैरूत में, उस बिल्डिंग में जहां पे उनका नंबर 2 यानी कि जो इस्माइल था, जो पहले भी अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर अटैक कर चुका था, जिसके ऊपर 6 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ था अमेरिका ने, वो अपने इंपॉर्टेंट कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। सबके सबको मार दिया गया, यानी कि एक किस्म से हिजबुल्लाह की चेन ऑफ कमांड खत्म थी, हो गई। कम्युनिकेशन सिस्टम उसके खत्म हो गए, उसके रडार सिस्टम खत्म हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गए। जब बिल्कुल हिजबुल्लाह जमीन पर आने को था तो ईरान ने कहा कि नहीं नहीं, वी विल सपोर्ट यू, और चिंता मत करो, 5,000 लड़ाके हम आपको भेज रहे हैं जो सीरिया से आएंगे, 1,000 लड़ाके हूती से आएंगे, और हम आपको नए हथियार देंगे। जब उसने इस तरह का मनोबल हिजबुल्लाह का बढ़ाया तो हिजबुल्लाह ने कल शाम से अटैक करने शुरू की।
लेकिन इनका रिजल्ट क्या होने वाला है? अगर ये अटैक थोड़े बहुत भी और बढ़े तो फिर अब इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा। और अगर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है, जो उसके लिए इस समय करीब करीब मैंडेटरी या आवश्यक हो गई है। कारण दो, पहला तो ये कि उसे नॉर्थ इजराइल से अपने लाखों लोगों को विस्थापित करना पड़ा है और उन्हें लंबे समय तक विस्थापित नहीं रहने दे सकते, लिहाजा उन्हें बसाना है। और दूसरी बात, दोबारा हिजबुल्ला के जो एंटी टैंक वेपन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो यहाँ तक ना पहुंच पाए, लिहाजा एक बफर जोन क्रिएट करना है। और वो बफर जोन उसे लिटानी रिवर तक क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि जिसके बारे में एक दफा पहले समझौता हुआ था। यानी अब पूरी सिचुएशन को अगर मिला के देखें और इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशंस को अगला कदम बढ़ाएं, तो फिर यूं समझ लें कि यद्यपि हिजबुल्लाह को कहा जाता है कि वो हमास से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, पर मैं समझता हूँ हिजबुल्लाह को हमास के मुकाबले हराना 10 गुना ज्यादा आसान भी है। बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत अहम बात है। मैं इस पर एक और चीज आपसे पूछूंगा, लेकिन इससे पहले दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दूं, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगातार रॉकेट से हमले जो है वो बीती रात से शुरू कर दिए हैं और हाइफा में मध्यम दूरी के रॉकेट जो है वो लगातार दागे जा रहे हैं। रमत डेविड एयर कोर्स बेस टारगेट था और दूर दूर तक हमलों के बाद आग और धुआं जो है वो नजर आया। इसी एयरबेस से जो है हमले बोले गए थे लेबनान पर और इसीलिए इसे निशाना बनाया गया। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। इजराइल के एक जो शहर है एक, उस पर भी हमला किया गया। हिजबुल्लाह के हवाई हमले में 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। तो लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं अब हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर, और कहीं ना कहीं जो हमले हैं उसके बाद किस तरीके का मंजर नजर आया है इजराइल में, उसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सीधा मैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी का रुख करता हूं। माथुर साहब, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त और दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस बात को दर्शा रहा है कि एक साल बाद फिर से इजराइल उसी स्थिति में खड़ा है। एक साल पहले ऐसी तस्वीरें नजर आई थी जहां गाजा से जो हमास के आतंकी हैं उन्होंने हमला कर दिया था, और अब जब उस युद्ध को एक साल जो है वो होने को है, तब लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ठीक उसी पैटर्न में उससे फिर से अटैक जो है वो करता नजर आ रहा है। हाँ चंदन, देखिए मैं थोड़ा सा आपसे इस बात में डिसएग्री करूंगा। जो एक साल पहले 7 अक्टूबर को हुआ था वो एकदम अलग चीज थी। अलग क्यों थी? क्योंकि उस अटैक में सरप्राइज का एलिमेंट सबसे ऊपर था। करेक्ट। इजराइल ने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार का कोई हमला हो सकता है, इसलिए वो उस हमले के लिए ना तैयार थे। अब आप देखेंगे कि अचानक से उन्होंने पूरी ताकत के साथ इजराइल पे उस समय हमला कर दिया। आज जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह कर रहा है, चाहे वो हुती कर रहा है, चाहे वो आईसिस वाले कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, इजराइल उसके लिए आज नहीं 1 साल पहले से तैयार। जब इजराइल ने पहली बार हमला किया था हमास के ऊपर गाजा स्ट्रिप में और लगातार उन पर एयर अटैक्स किए थे, तो इजराइल को मालूम था कि इसका असर क्या होगा। चंदन, उनको पता था कि ये इस पर हिजबुल्लाह बीच में आएगा, हुती आएगा, ईरान कोई इसका वो छोड़ेगा नहीं कि इसको किस प्रकार से परेशान किया जाए। लेकिन ये बात आप समझें, मैं आपके दर्शकों को पहले भी एक दो बार बता चुका हूं कि इजराइल की ताकत हिजबुल्लाह, हुती, हमास, इन सब की ताकत को मिलाकर के भी कई गुना ज्यादा है। वजह यह है कि इजराइल एक प्रॉपरली ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड, ऑल आर्म्स फोर्स है। हिजबुल्लाह के पास अब क्या है? उनके पास कुछ लड़ाके, रॉकेट और मिसाइल। एयरफोर्स कहां है? नेवी कहां है? टैंक कहां है? कोई भी उनके पास ऐसा साधन नहीं है जिससे कि वो इजराइल की वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड, वेल सिनर्जाइज्ड आर्मी का सामना कर सके। आप यही मैं कह रहा हूं कि आप देखेंगे जो हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह की ओर से, उनका फाइनल असर देखिए, और फिर उसका जो जवाब देते हैं, 400 हमले एयर स्ट्राइक्स करते हैं वो साउथ लेबनान में, उसका असर देखिए। तो ये पोस्ट स्ट्राइक असेसमेंट जो डैमेज होता है, डैमेज असेसमेंट होता है, वो बहुत जरूरी होता है। उनके
285 रॉकेट्स का क्या असर हुआ? 4 हाइफा के घरों में आग लगी, और जब इजराइल की एयरफोर्स ने हमला किया तो 20 हिजबुल्लाह के ठिकानों पर उन्होंने बहुत बुरी तरह से उनको उनको मारा। तो ये बात देखने की है कि जब तक कोई ऐसी फोर्स जो कि पूरी तरह से वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्स है, वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी, मुझे लगता नहीं है कि इजराइल का पलड़ा पीछे होने वाला है। जो हिजबुल्लाह के अटैक्स हैं वो 5000 हुती, 1000 आईएसएस वाले आ जाएंगे तो भी क्या करेंगे? उनके पास फाइटिंग के लिए, एक मिनट चंदन जी, उनके पास फाइटिंग के लिए चीज क्या है, तरीका क्या है, उनकी लीडरशिप कहां है? इजराइल ने हिजबुल्लाह की लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कमांड, कंट्रोल, इन तमाम चीजों को इस पूरी तरह से डैमेज किया है कि मुझे लगता नहीं है कि कोई भी हमला वो करने की परिस्थिति में है और किसी भी प्रकार के इजरायली हमले का सामना करने की परिस्थिति में। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है जहां लेबनान में आईडीएफ का भीषण हमला नजर आ रहा है और इजराइल की तरफ से भी ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। इजरायली एयरफोर्स ने भीषण तबाही मचाई है और हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। तो जो हथियार डिपो है हिजबुल्लाह का, उसको निशाना बनाया गया है। और इससे पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक और जगह को स्ट्राइक किया गया था जहां पर हिजबुल्लाह के जो तमाम टॉप कमांडर्स हैं वो रुके हुए थे, तो लगातार हमले जो हैं वो इजराइल की तरफ से भी किए जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर रखा है कि अब जो है वो मिशन हिजबुल्लाह ऑल आउट है और इसी के लिए जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है वो चुन चुनकर उन जगहों को एलिमिनेट करने के प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है जहां पर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स जो है वो रहकर ऑपरेट करते हैं। तो वहीं जो हथियार डिपो और अन्य तमाम चीजें हैं उनको भी लगातार निशाना जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बनाया जा रहा है। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। पूर्वी और दक्षिण लेबनान में एयर स्ट्राइक लगातार किए जा रहे हैं। पूर्वी लेबनान में 100 से ज्यादा रॉकेट अटैक जो है वो किए गए हैं। राजधानी बेरूत में बारूदी तबाही का मंजर नजर आता है। हिजबुल्लाह के गढ़ में F-16 से हवाई हमला करता हुआ इजराइल नजर आता है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर लगातार बमबारी जो है वो भारी संख्या में इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई है और अगले 24 घंटे में हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमलों की तैयारी है। कर्नल टीपी त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल साहब, जब आपने पिछले सवाल का जवाब दिया था तो एंड में ये कहा था कि चुनौतियां जो है वो इजराइल के लिए भी यहां बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से हमास को उन्होंने इजिली जो है वो वॉर में हमने देखा किस तरीके से अंदर तक वो घुस गए, लेबनान के साथ वो परिस्थितियां जो नहीं आ पाएंगी। और चूंकि मैं खुद जो है 17 दिन जब पिछली बार वॉर हुआ वहां तो था, तो जो टोपोग्राफी है दोनों चीजों की वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ गाजा से जो सीमा लगती है वो पूरा प्लेन्स है, इजरायली डिफेंस फोर्स काफी अंदर तक जो है वो उस साइड घुस गई, लेकिन जो लेबनान से सीमा लगती है कर्नल टीपी त्यागी जी, वो पहाड़ों की सीमा है। पहाड़ के पीछे जो है वो लेबनान है और वहां से हिजबुल्लाह जो है वो लगातार हमले करता है। तो चुनौती वहां इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए ज्यादा नजर आती थी और इजरायली डिफेंस फोर्स के ऊपर पिन पॉइंटेड अटैक्स करने भी ज्यादा आसान नजर आते थे। ज्योग्राफिकल एडवांटेज हिजबुल्लाह को है क्योंकि वो डोमिनेटिंग हाइट्स पर है एज कंपेयर टू इजराइल। लेकिन इजराइल को दो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो ये कि जो पॉपुलेशन थी गाजा में उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, यानी कि इजराइल के जो टैंक हैं उन्हें तबाही मचाने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्शन बहुत मिलेगा, जो बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। उनको बिल्टअप एरिया के अंदर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता कम पड़ेगी। और दूसरा फायदा ये मिलेगा कि जैसे हमास में पैलेस्टीनियन ने हमास लड़ाकों को ह्यूमन शील्ड दी, यहाँ पे सुन्नी भी है, शिया भी है, क्रिश्चियंस भी है, वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को उस तरह की ह्यूमन शील्ड नहीं देंगे। और जो ये दो तो हो गए इम्पोर्टेंट, मगर एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 3 लाख अंग्रेजों ने 30 करोड़ हिंदुस्तान पर 200 साल तक राज किया। किस वजह से? क्योंकि वो हथियारों से युक्त थे।
अब जैसे जनरल माथुर ने बताया कि हिजबुल्लाह के पास है क्या, उसकी एयर डिफेंस रद्द कर दी गई है, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम जो है करीब करीब खत्म कर दिए गए। जिन पेजर को वो इस्तेमाल करता था अब उन्हें देख के उसे डर लगता है। उसके जो वेपन स्टोर थे वो खत्म कर दिए गए हैं, लॉन्चिंग पैड ज्यादातर खत्म कर दिए गए हैं। और एक मजे की बात ये कि सबसे पहले जो टॉप लीडरशिप थी वो खत्म कर दी गई है। 15-15 कमांडर्स को एक दफे में मारना, उससे पहले उनका एक शुक्र कमांडर था उसको भी मार दिया गया था। तो ऐसे में वो रिटेलिएट किस चीज से करेंगे, उनके पास एयरफोर्स तो है नहीं, उनके पास में नेवी तो है नहीं। तो जनरल माथुर ने बताया कि एक वेल आर्म्ड एंड फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी कि नेवी भी, आर्मी भी, एयरफोर्स भी, वेल ट्रेन भी, वेल कोऑर्डिनेटेड भी। अब अगर मान लीजिए 10,000 लड़ाके सीरिया से या यमन से या कहीं और से भेज भी दिए जाए लेबनान में, तो वो करेंगे क्या? बिकॉज दे विल नॉट, संख्या के ऊपर किसी युद्ध का फैसला नहीं होता। युद्ध का फैसला टेक्निक, सरप्राइज, कैमोफ्लेज, योर कैपेबिलिटी, योर आर्म्स, उनके ऊपर होता है। और इस सब के ऊपर बात ये है कि अभी तक तो सिर्फ पेजर और रेडियो के अंदर ही आपने टेक्नोलॉजी देखी है इजराइल की। याद करिए, आज से 10 साल पहले एक स्टर्नस वो था बग, यानी कि जिसे मैलेशियस कंप्यूटर वेब कहते थे, उसका उसने इस्तेमाल किया था ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के किसी खास प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। बाकायदा उसके अंदर प्रोपगेशन यूनिट, उसके अंदर इवेशन यूनिट, उसके अंदर पेलोड यूनिट, इस तरह का सिस्टम बनाया गया था। मैं उसे डिटेल में नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी तो टेक्नोलॉजी में और चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो लिहाजा जैसे मुझे लगता है कि अगर 7 गुंडे आसपास के, मुरादनगर के, मोदी नगर के, लोनी के, ये कहने लगे कि हाँ हम आतंकवादी हैं और हम दिल्ली के ऊपर कब्जा करेंगे, तो क्या ये हो जाएगा? ऐसा ही मुझे लगता है कि ये जितने भी उस ऑक्टोपस ईरान की आतंकी भुजाएं हैं, ये लड़ेंगे, मगर इनके अंदर उस किस्म का कोऑर्डिनेशन और कैपेबिलिटी नहीं है जो इजराइल के पास है। ठीक अब है बहुत सारे लोग जी। जी, लेकिन इन वो बीच बहुत दर्शकों को कर्नल टीपी त्यागी जी एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो देना जरूरी है कि आखिर मोसाद जो कि इजराइल की वो खुफिया एजेंसी है जो कि अगर एक बार लक्ष्य को निर्धारित कर ले तो फिर उसे नेस्तनाबूद करके रखती है, वो हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स तक कैसे पहुंचा? आपको बता दूं कि जब बेरूत में पेजर अटैक हुआ तो कई हिजब लड़ाके जो हैं वो मारे गए। हमले में सैकड़ों लड़ाके घायल हुए, अस्पताल में ये भर्ती हुए और उसके बाद हिजबुल्लाह कमांडर पर निगरानी रखी जाने लगी। उन्हें लगातार ट्रैक किया जा रहा था। बेरूत के अस्पताल में इब्राहिम अकील भी भर्ती था और जब वो अस्पताल से लौटा तो उसे ट्रैक किया गया। अकील दक्षिणी बेरूत की एक इमारत में था और फिर उस इमारत को देखते हुए उस इमारत पर हमला किया गया। बड़ी खबर आपको एक और बताऊं, जहां लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक जो है वो इजराइल की तरफ से किए गए हैं और बेरूत के कई इलाकों में हवाई हमले हुए हैं। 48 घंटे में लेबनान पर यह तीसरा हमला है। लंबी दूरी की मिसाइल से लेबनान पर हमला है और लगातार टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से, इजराइल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पिन पॉइंटेड टारगेट अटैक है उन सेंटर से जहां पर हम पर हमला किया जाता है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी बने हुए हैं। मेजर साहब, इजराइल क्लियर है, हमला कर रहा है और कह रहा है पिन पॉइंटेड अटैक है और इसमें हमें जिस पर्सन को एलिमिनेट करना था हम उसको कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आज एक महत्वपूर्ण जो घटना है उस पर आपसे राय चाह रहा हूं, आपका कमेंट चाह रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र में अब इस पूरे मामले को जो है वो उठाया गया है और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने देना चाहते। इस बयान के मतलब मायने क्या है और क्या जिस तरीके से स्थिति आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आने वाले समय में आपको कोई एक बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर फिर से इजराइल के ऊपर आता हुआ नजर आएगा, और अगर वो प्रेशर आएगा तो क्या इजराइल को वाकई इससे फर्क पड़ेगा? चंदन, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि यूनाइटेड नेशंस के किसी भी प्रेशर का मुझे नहीं लगता कि किसी भी राष्ट्र पे बहुत ज्यादा असर होता है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस के प्रेशर्स का और उनके जो रेजोल्यूशंस होते हैं उनका असर ऐसे देशों में होता है जो गरीब और बिल्कुल
गए गुजरे परिस्थितियों में रह रहे हैं। उदाहरण के लिए रवांडा में हो सकता है, सूडान में थोड़ा बहुत हो सकता है कि वहां पे यूएन की फोर्सेस है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। वो निर्णय कर सकता है और उसका असर क्या होगा वो निर्भर करता है जो उनके आका हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, ये पूरी की पूरी डायनेमिक्स उन प्लेयर्स के चारों तरफ मुझे लगता है घूमती है। जो ये रेजोल्यूशन वहां पर दिया गया है, अब देखिए इसके दो मायने हो सकते हैं। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम उनको गाजा नहीं बनने देंगे, उसका ये भी मकसद मतलब है कि इजराइल को वहां हमले ज्यादा नहीं करने देंगे। दूसरा ये भी इसको हमको देखने की आवश्यकता है कि हम हिजबुल्लाह को अपनी औकात से ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देंगे, उस पर दबाव बनाया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि आप पीछे। करेक्ट। तो ये मेरा मानना है कि दबाव जो है दोनों तरफ बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ये बात मैं वहां की जो सेक्रेटरी की बात है उससे सहमत हूं कि इस समस्या का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन मिलिट्री का उस कोई भी सोल्यूशन बनाने में रोल क्या होता है। ये जो लड़ाई आप देख रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन में देख रहे हैं, चाहे यहाँ मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, इस तमाम लड़ाई में मुझे लगता है ये अभी तक अट्रिशन वॉरफेयर का एक नमूना है। हम एक दूसरे की ताकत को इतना कम कर देते हैं कि जब हम इवेंचुअली नेगोशिएटिंग टेबल्स पे पहुंचे तो हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर सकें और अपनी बात मनवा सकें। तो मिलिट्री का रोल ये होता है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, डायलॉग के लिए सूटेबल फेवरेबल सर्कमस्टांसेस ग्राउंड पर क्रिएट करे, और वही कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आमने सामने की जंग नजर आ रही है, ऐसे में ये देखना काफी अहम होगा कि किस तरीके से हर नए दिन के साथ दोनों तरफ से हमले जो आगे बढ़ रहे हैं वो युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अनुज माथुर साहब आपका, और कर्नल टीपी त्यागी जी आपका हमारे साथ जुड़कर अपनी राय को जो है वो दर्शकों तक रखने के लिए। तो कुल मिलाकर लबुलुआब ये है कि हमले लगातार इजराइल कर रहा है, क्योंकि उसका इरादा स्पष्ट है कि हम पर